Good morning, students. Today I am going to teach you class 7 history chapter 1. चैप्टर है 1000 years of history, 1000 वर्षों का इतिहास। 1000 वर्ष के दरमियान उस पीरियड में भारत में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल किस तरह के बदलाव हुए, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये बदलावों के संबंध में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। 700 AD से 1750 AD तक, 700 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक इतिहास को जब काल खंडों में बांटा गया है तो उसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 काल खंडों में इतिहास को बांटा गया है। एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, जिसमें 700 AD के बाद पूरी तरह एंशिएंट पीरियड खत्म नहीं हुआ, बल्कि 700 से लेके 1100 तक ईस्वी तक का जो समय था उसे हम इतिहास में संक्रमण काल कहते हैं। यानी इन एंड ऑफ एंशिएंट पीरियड एंड बिगिनिंग ऑफ मेडाइवल पीरियड, प्राचीन युग समाप्त हो रहा था और मध्य युग का आगमन हो रहा था। 1100 ईस्वी में पूरी तरह मध्य युग हमारे देश में आया। मध्यकालीन इतिहास 1100 से माना जाता है और मध्यकाल 1750 ईस्वी तक माना जाता है, 1750 तक, जब तक हमारे देश में इस्लाम धर्म मानने वालों का डायनेस्टिक रूल था, वंशानुगत शासन था। तो उस पूरे पीरियड के बारे में ही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। सबसे ऊपर में आप देखेंगे कि लिखा गया है कि when one mentions India, it is often to speak about a rich cultural and historical heritage. जब हम भारत की बात करते हैं, कहीं भी जब भी इंडिया शब्द, भारत शब्द का उल्लेख होता है तो इसकी प्राचीन परंपरा, प्राचीन गौरव और प्राचीन संस्कृति की चर्चा होती है। दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भारत की ही सभ्यता है। ऊपर के पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन, सबसे प्राचीन सभ्यता ये भारत की सभ्यता है। उसके बाद दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग कल्चर के लोग हमारे देश में आए, जिनकी भिन्न भिन्न संस्कृतियां थी। इस्लाम धर्म के मानने वाले मध्य एशिया के तरफ से भारत में आए, उन्होंने इस देश पर अपना शासन स्थापित किया। इसके साथ ही इस्लामिक कल्चर का भी भारत में आगमन हुआ। दुनिया में कोई ऐसी जातियां नहीं है, जातियों का मतलब यहाँ कास्ट से नहीं है, रेस, जो मानव जाति जिसके बारे में हम कहते हैं, ऐसे आर्यन, द्रविडियन, जर्मन, अंग्रेज, हून, ये सब अलग अलग जाति होती है। तो ये विश्व की जितनी भी जातियां हैं वो सारी जातियां भारत में आई। प्राचीन काल से लगातार उनका आना यहाँ जारी रहा और जो जाति भारत में आई वह अपने साथ अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को भी लेके आई। और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की जो अपनी प्राचीन संस्कृति थी उसके साथ ही दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों का कल्चर, अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति भी हमारे देश में आई। इसलिए हमारा संस्कृति इतना रिच बन चुका है, रिच कल्चर है। तो पहला टॉपिक जो आपका है उसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड मैप्स, भौगोलिक सीमाएं और मैप, नक्शा। आज जो आप मैप्स देखते हैं, प्राचीन काल में भी मैप्स बनाए गए थे। दुनिया भर में लोग एक जगह से दूसरे जगह समुद्र के माध्यम से जब यात्राएं करते थे तो उनके पास एक मैप होता था कि किस दिशा में हमें कहाँ जाना है। तो इंडस जब हमारे देश में न्यूमेरियस सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरिंग रॉड्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम हिस्टोरिकल साइट स्ट्रेंथिंग दिस बिलीफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में खुदाई के बाद जो सामान मिले हैं उसमें बहुत तरह के ऐसे नक्शे और ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले हैं जो यह दिखाता है कि प्राचीन काल के भारत के लोग भी मैप बनाने में, नक्शा बनाने में रुचि रखते थे। जब सिकंदर महान का आक्रमण भारत पे हुआ
कहता है कि द अर्लीस्ट मैप शोइंग हिस्टोरिकली इंडिया इज नॉट वेरी एक्यूरेट और रिलायबल टू इंडिया वाज नॉट येट डिस्कवर्ड बाय द यूरोपियंस। प्राचीन काल के जो भारत के मैप हैं वो अब उतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में न मैप बनाने की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी और जो भी लोग भारत आए थे वो संपूर्ण भारत में उनका अधिकार हो नहीं पाया था। तो भारत के मैपिंग का काम यूरोपीय देशों के आने के बाद यानी ब्रिटिश पीरियड से शुरू हुआ मैप बनाने का काम। सबसे पहला मैप पोटोलेमी का बनाया हुआ वर्ल्ड का मैप आप ऊपर में देख सकते हैं। ए रिप्लिका ऑफ द वर्ल्ड मैप इज मेड बाय पोटोलेमी। पोटोलेमी पहला पोलेमी इसका जो है कंसीडर नॉलेज ऑफ इंडियन ओशियन एंड श्रीलंका मेनली बिकॉज ऑफ द एक्टिव ट्रेड रूट फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। एशिया का और भारत का मैप सबसे पहले पोलेमी ने बनाया था, जिसके बारे में ये जाना जाता है कि हिंद महासागर और श्रीलंका के तरफ आने के रास्ता का उसको ज्ञान था, जिसके कारण वह मैप बनाया था। इसमें आप चैप्टर में देख रहे हैं कि दिया है कि इंडिया वाज बेटर नोन बिकॉज ऑफ ग्रीक एक्सप्लोरर्स। ग्रीक यूनान के खोजी दल भारत जब आए तो उन्होंने भारत को खोजा, सिकंदर महान भी उसमें एक था, और उसने भारत का एक एक्यूरेट मैप, माने सबसे पहला मैप जो भारत का बनाया गया था वो ग्रीक एक्सप्लोरर्स द्वारा, ग्रीक आविष्कारकों द्वारा बनाया गया। But the interior remained unexplored and unknown. It was the Middle East that cartography developed in India. Islamic geographical worked on maps made by Ptolemy and improved upon them. भारत में जब मुस्लिम रूल स्थापित हुआ, इस्लामिक रूलर जब हमारे देश में आए, तो प्राचीन काल में पोलेमी द्वारा जो मैप बनाया गया था, जो मैप की तस्वीर ऊपर में दी गई है, उस मैप के आधार पर इस्लामिक विद्वानों ने भारत का नक्शा, भारत का मैप तैयार करने का सोचा। पर्शियन ज्योग्राफिकर था अबू रयाम बिरौनी, दैट एक्सटेंड वर्क इन इंडिया मैपिंग सिटीज, मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन सेवरल सिटीज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यह पहला व्यक्ति था, पहला ज्योग्राफिकर था जिसने भारत के आंतरिक क्षेत्रों का, शहरों का, एक शहर से दूसरे शहर के बीच की जो दूरी है उसका पता लगाया, उसके डिस्टेंस को मापा और एक भारत का आंतरिक मैप जिसको हम कहते हैं इंटरनल मैप, वो अबू रयान बिरौनी द्वारा बनाया गया था। बर्नी, जिसको हिंदी में आप लिखेंगे तो बर्नी, लेकिन ऐसे उसके स्पेलिंग में इसको बिरौनी लिखा जाता है। यूरोपियन स्कॉलर डिपेंडेंट हेवली ऑन द नॉलेज, जो यूरोपीय विद्वान थे वे पूरी तरह यही बर्नी द्वारा और नेटिव देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका यूज मैप्स मेड बाय नेटिव द्रविडियंस ऑफ इंडिया। यूरोप के लोग, भारत के जो मूल निवासी थे, द्रविड़ जाति के लोग, आर्य, उत्तर भारत के लोग आर्य हैं, दक्षिण भारत के लोग द्रविड़ जाति के हैं। तो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि इस देश के मूल निवासी द्रविड़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आदिवासी जो है वही इस देश के मूल निवासी हैं, और आर्य बाहर से आके इस देश में बसे थे। तो द्रविड़ जाति के लोगों द्वारा, चूंकि वो भारत के मूल निवासी हैं, उनके द्वारा जो मैप बनाया गया था मुगल पीरियड में, मोहम्मद सैलाब थाटावी एक था इतिहासकार, उसने जो एक मैप बनाया था, उस मैप से हमें भारत के बारे में और मुगल साम्राज्य के बारे में पता चलता है। पेज नंबर H4 में आप देखेंगे ऊपर, द आईने अकबरी हैज डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। अकबर के समय के प्रशासन के बारे में अकबर के दरबार में रहने वाले इतिहासकार अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में अकबर के समय के प्रशासन के बारे में पता चलता है, उस पुस्तक से पता चलता है। उसने अपने किताब में साइंस, सोशल, कस्टम, लिटरेचर और इसके साथ ही भारत का मैप भी उसके बुक में देखने को मिलता है। Colonial rule in India introduced the use of modern cartographic methods. भारत में जब औपनिवेशिक शासन यानी ब्रिटिश रूल स्थापित हुआ
तो आप मैप बनाने के, नक्शा बनाने के आधुनिक तौर तरीके का इस्तेमाल किया गया, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने पहली बार वह महसूस किया था कि हेस्टिंग्स द फर्स्ट रेज्ड रिलीफ मैप ऑफ नेपाल वेयर द माउंटेन्स आर शोन एज रेज्ड एंड टोपोग्राफिकल डिफरेंस वेयर हाईलाइटेड विथ डिफरेंट कलर्स। सबसे पहले अंग्रेज ने वारेन हेस्टिंग्स, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसने जो है नेपाल के धरातल का मैप बनाया था। उसके बाद ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1767। भारत में 1767 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर्वे डिपार्टमेंट की स्थापना की, जिसका काम था पूरे देश का सर्वे करना, कितनी जमीन है, जमीन को उस समय में जब सर्वे डिपार्टमेंट इस देश के संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिए जब बनाया गया तो मैप बनाने का काम शुरू हुआ। लाइक द लीजेंडरी नैन सिंह एंड मनी सिंह, सेवरल पीपुल, ये लोग थे जिन्होंने उस काम में मदद किया था। उसके बाद H4 में आप देखिए ओरिजिन ऑफ हिंदुस्तान, भारत हिंदुस्तान की उत्पत्ति। हमारे देश का मध्यकाल में सबसे पुराना नाम है आर्यावर्त। 700 ईस्वी तक, यानी जहां के बाद का हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तब तक हमारे देश का नाम आर्यावर्त था। और जब मुस्लिम रूलर यहाँ आए, मुस्लिम धर्म मानने वाले, इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों का शासन यहाँ स्थापित हुआ, तो उन्होंने इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा था। तो हिंदुस्तान की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में इसमें पता करना है। ए वर्ड दैट हैज हैड डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इज हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक ऐसा शब्द है जिसकी बहुत सारी व्याख्याएं दी गई है, यानी इसका कई सारे मतलब अलग अलग विद्वानों द्वारा लगाए गए हैं। इंडियन हिस्ट्री हैज बीन रिटेन इन मेनी लैंग्वेजेस। भारत का इतिहास कई भाषाओं में लिखा गया है, फारसी भाषा में, अरबी भाषा में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, इतने लैंग्वेज में इंडियन हिस्ट्री को लिखा गया है। जो फारसी विद्वान थे वो फारसी में भी लिखे हैं, अरबी में भी लिखे हैं, अंग्रेज जो भारत का इतिहास लिखे वो अंग्रेजी में लिखे हैं। हमारे देश में भी जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हैं तो वो अंग्रेजी में ही लिखे हैं। तो इतने भाषाओं में भारत का इतिहास लिखा गया है, फारसी, अरबिक, संस्कृत और अंग्रेजी में। सबसे पहले जो फारसी व्यापारी थे जो मिडिल ईस्ट से आए थे, उन्होंने गंगा और यमुना के बीच के जमीन को हिंदुस्तान कहा। यानी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल पारसी व्यापारी ने सबसे पहले गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र था उसको हिंदुस्तान कहा, बिकॉज इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज, क्योंकि उस क्षेत्र में हिंदुओं का प्रभाव था। हिंदू धर्म, हिंदू जाति, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग उस क्षेत्र में उनका प्रभाव था, इसीलिए उस क्षेत्र को उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। लेटर व्हेन पर्शियन हिस्टोरियन रोट अबाउट दीज एरियाज व्हिच वर रूल्ड बाय सुल्तान्स, they refer to this area as Hindustan, giving the word a more geographical connotation. और जब उस क्षेत्र पर मुस्लिम रूलर जिनको कि सुल्तान कहा जाता था, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उसके साथ ही देश में भारत पर से हिंदुओं का शासन का अंत हो गया। और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक देश का पहला मुस्लिम रूलर था, 1206 ईस्वी में वह बना और उसने अपने पद का नाम सुल्तान रखा, इसीलिए उसको सुल्तान कहा जाता था। तो सुल्तानों ने जब, तो इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया। विथ द अराइवल ऑफ मुगल्स द बाउंड्रीज चेंज्ड एंड सो डिड इट्स रेफरेंस। तो शुरू में जो दिल्ली सल्तनत था वह दिल्ली और आज का पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, इतना ही क्षेत्र में सल्तनत पीरियड में अर्लियर में मुस्लिम सुल्तानों ने यहाँ शासन स्थापित किया और उस क्षेत्र को ही उन्होंने हिंदुस्तान नाम रखा। लेकिन उनके बाद सल्तनत पीरियड के बाद जब मुगल शासक इस देश में आए 1526 ईस्वी में,
पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को जब पराजित किया, उसके साथ ही मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ इस देश में, और इसका एरिया बढ़ता गया, यानी उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पूरे इसकी सीमाएं बढ़ती चली गई। बाबर ने जब हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था अपनी पुस्तक में, तो इंडस, beyond the Indus that he had conquered, he used it to show difference between the native land and new land. It had more cultural implication than geographical or political. और बाबर ने जो उसकी अपनी जमीन थी अफगानिस्तान, उस जमीन से इस क्षेत्र को अलग रखने के लिए, अलग दिखाने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यानी आपको ये परीक्षा में कोई पूछे कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मुस्लिम शासकों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ऊपर में लिखा भी है, हिंदुस्तान मीन्स द लैंड ऑफ हिंदूज, इट वाज डेरिव्ड फ्रॉम द पर्शियन वर्ड हिंदू व्हिच रेफर्ड टू द इंडस रिवर एंड स्टैन व्हिच मेंट लैंड। मतलब इंडस नदी, सिंधु नदी से हिंदुस्तान नाम उसी से लिया गया है। इंडस से इंडिया होता है जो हमारे देश का नाम है, और स्टैंड का मतलब होता है स्थान, मतलब ऐसा देश जहां सिंधु नदी बहती है, यानी सिंधु इंडस रिवर से जुड़ा हुआ हमारे देश का नाम ये हिंदुस्तान है। 1831 में जो मैप बनाया गया था इंडिया का, वो मैप आप देख सकते हैं, मैप ऑफ हिंदुस्तान बनाया गया है कि 1831 ईस्वी में भारत का मैप अंग्रेजों ने बनाया। दूसरा जो अब इसमें हमें पढ़ना है, वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास जानने के स्रोत। आखिर आपके मन में ये सवाल उठता है कि इतिहास में जो चीजें लिखी गई हैं, उन चीजों के बारे में कैसे पता चला, इतिहासकारों ने किन चीजों के आधार पर भारत के इतिहास को लिखा है। दैट इज कॉल्ड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। द सोर्सेस, जिसके बेस पे, जिसके आधार पे भारत का इतिहास लिखा गया है, उसे ही हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास का स्रोत कहते हैं। सबसे पहले जो जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसको आप लिख के उसका हिंदी मीनिंग याद कर लेंगे। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है अभिलेख, पत्थरों पर जो लिखे गए चीज हैं। जिस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो पत्थरों पर जो लिखे गई चीजें हैं उन्हें हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। मंदिर की दीवारों पर, गुफाओं पर, चट्टानों पर जो प्राचीन काल में जो लिखी हुई, खुदी हुई चीज मिलती है, उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। इंस्क्रिप्शन आर ए रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सोसाइटीज एज एग्जिस्ट। अभिलेख जो प्राचीन काल में राजा महाराजाओं द्वारा लिखवाए गए थे, वो भारत के इतिहास के जानने का एक बहुत प्रमुख साधन है। 3rd सेंचुरी बीसी, लेकिन 3री शताब्दी बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 3री शताब्दी के पहले, उसके बाद के जो मौर्यन डायनेस्टी है, मुख्य रूप से मौर्य काल, मौर्य राजवंश का, मौर्यन डायनेस्टी का जब रूल यहाँ था, भारत का पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ही माना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट किंग या फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया, तो आप लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही इस देश का पहला शासक था। तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है, जो स्टोन स्लैब पर या मेटल प्लेट्स पर, धातुओं पर भी लिखे गए हैं, और पत्थर के चट्टानों पर भी लिखे गए हैं, स्टोन के स्लैब पर भी लिखे गए हैं। अशोक मौर्यन डायनेस्टी का सबसे प्रमुख शासक था, सम्राट अशोक। अशोक ने इंस्क्रिप्शन लिखने में बहुत जगह पिलर वगैरह का यूज किया, और उसने अपने राज्य के विभिन्न पार्ट्स में विभिन्न तरह के अभिलेख लिखवाए, जिसमें सारनाथ में उसका लिखा हुआ अभिलेख सबसे प्रमुख है, और ए मेजॉरिटी ऑफ दीज वेयर इन साउथ इंडिया। और दक्षिण भारत में भी इस तरह के अभिलेख देखने को मिलते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम वेरियस मुस्लिम रूलर्स, बहुत सारे
मुस्लिम शासकों ने सिक्के जो उनके समय में यूज हुए थे, उन सिक्कों को नीचे के पेज में आप देख रहे हैं कि दिखाया गया है कलेक्शन वेरियस मुस्लिम रूलर्स। तो अभिलेख में राजा द्वारा किए गए काम, कौन सा राजा किस साल में बसा, तो मौर्यन डायनेस्टी के लोगों के जीवन के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत इंस्क्रिप्शन है। दूसरा स्रोत होता है क्वाइंस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सिक्के, क्वाइंस जिसको हम कहते हैं। प्रत्येक राजा अपने अपने समय में सिक्का चलाता था अपने नाम का। जैसे अभी आप अपने देश का सिक्का क्या है, भारत सरकार के नाम से चलती है। तो प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे, जो भी रूलर बनते थे, वे अपने नाम के डिफरेंट टाइप के सिक्के चलाते थे। और बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी है, पुरातात्विक स्रोत, यानी जमीन के अंदर से खुदाई के बाद मिली हुई जो डिफरेंट तरह की चीजें हैं, उसे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। जैसे द मेकिंग ऑन द क्वाइन टेल अस द रूलर, मॉनेटरी सिस्टम, द इकोनॉमी एंड डिटेल्स अबाउट स्पेशल इवेंट्स इन सोसाइटी। Coins seems to have come into existence sometime in 6th century BC during the region of Maurya। सिक्के से हमें क्या पता चलता है, उन लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में। जैसे गुप्ता पीरियड में सोने के सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के मिलने का अभिप्राय कि उस समय का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छा था, इसीलिए गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। 6th century BC से लेके मौर्यन एम्पायर तक द अर्लीस्ट कॉइन इन इंडिया वेयर पंचमार्क। भारत के जो प्राचीन काल के सिक्के थे उस पे पंच लगा होता था, ऊपर से दबा दिया जाता था किसी मेटल से। ये आप देख रहे हैं 3rd century BC के सिल्वर कॉइन मिले हैं मौर्यन एम्पायर के समय के। इसे रुपया रूपा कहा जाता था और एलिफेंट के रूप में इसको, ये विभिन्न तरह के चित्र, तो प्राचीन काल में इस तरह के सिक्के चलते थे। From the later part of the 7th century BC and till the 3rd century BC came the cast copper coins और तांबे के सिक्के। 3री शताब्दी 6ठी शताब्दी BC से लेके 3री शताब्दी BC तक कॉपर कॉइन्स, तांबे के सिक्के पूरे देश में पाए जाते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में ये तांबे के सिक्के नहीं पाए जाते। उसके अलावा सिल्वर कॉइन्स 2nd एंड 1st सेंचुरी BC के मिले हैं, जिन पर ग्रीक इन्फ्लुएंस है, ग्रीक का प्रभाव है। तो ठीक उसी समय सिकंदर महान का आक्रमण भारत पे हुआ था, तो ग्रीक कल्चर से प्रभावित वो मिले। उसके बाद कॉइन्स जो है हमें हिस्ट्री ऑफ किंगडम, ट्रेड, कॉमर्स, रिलीजन, कल्चर, इन सब चीजों के बारे में कॉइन्स से पता चलता है। जो राजा जिस धर्म का मानने वाला था, उसके राज्य में जिस तरह की संस्कृति थी, उसके बारे में कल्चर दिखाई पड़ता है उनके सिक्कों में। और एक्सप्रेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है साइंटिफिक एप्लीकेशन के द्वारा। और मुगल आर्किटेक्ट्स के संबंध में भी हमें जानकारी मिलती है। तो अभिलेख और सिक्के, इसके अलावा और भी जो इसके सोर्सेस हैं, इसके बारे में अगले टॉपिक्स में फिर हम बताएंगे।